हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम जो बॉयज का आज पॉलिटिकल का पेपर हुआ है बच्चों, उसके हम आंसर की को देखेंगे। आखिर कौन कौन से बच्चों ने क्या क्या जवाब लगा के आए हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो इसमें बच्चों हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। बहुत ही आसान पेपर था बच्चों आप लोगों का। क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है कि कौन सा कार्य हमें बताना है नहीं है। तो कौन कौन सा है बच्चों, तो आप लोगों को सीधा सी ऑप्शन मार देता है, लोगों को असीमित अधिकार देना। ना, बिल्कुल नहीं है, असीमित अधिकार नहीं देता, सीमित अधिकार देता है हमारा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत की चर्चा की है। हाँ, बिल्कुल करी है। दूसरा है जॉन रॉल ने अज्ञानता के आवरण की कल्पना के माध्यम से अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो हाँ बच्चों, ये दोनों ही कथन यानी अभिकथन और कारण सही है, लेकिन अभिकथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो है आपका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें हमें कॉलम भरना था बच्चों कि इसमें हमें बताना है कौन कौन सा कि क्या क्या आएगा। जैसे कि अनुच्छेद 368 क्या है बच्चों, हमारे संविधान में संशोधन से संबंधित है। ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 374 में राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होता है। अनुच्छेद अगर देखा जाए दो में, अगर अनुच्छेद 3 में देखा जाए बच्चों, तो अनुच्छेद 2 में क्या होता है कि संसद द्वारा संघ में बनाए राज्यों को प्रवेश है। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है बच्चों, जो अनुच्छेद 3 है वो संसद द्वारा राज्य के क्षेत्रफल में विस्तार करना है। यानी सभी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसे कार्यपालिका में शामिल नहीं किया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यपालिका में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट बच्चों, मुक्त बाजार में समर्थकों का मानना है कि बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुक्त बाजार प्रणाली भारत जैसे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बच्चों, तो यानी ए और बी दोनों ही ठीक है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित घटनाओं के गठन के बारे में हमें बताना है। ठीक है, जैसे कि अगर बात की भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। केशवानंद भारतीयवाद कब आया बच्चों, तो यह आया 1978 में, है ना। तो इस हिसाब से बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी कर रखी है, हो सकती है तो 15%, लोकसभा में 15%। ठीक है, इसमें गलत जोड़ हमें बताना है बच्चों। जैसे कि नए राज्यों का प्रवेश साधारण बहुमत से हो सकता है, बिल्कुल मूल ढांचे में हमें क्या चाहिए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए। संविधान में संशोधन विशेष बहुमत से होता है। राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का वितरण विशेष राज्यों का अनुमोदन होता है ना बच्चों। तो इसका जो प्रश्न आप लोगों का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों, यानी डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम कौन से फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। इसी का नारा था स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाने वाला सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, तो बच्चों कौन सा है, गणतंत्र दिवस की परेड। ठीक है ना, यह हमारी संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता को क्या करता है, दर्शाता है। निम्न में से क्या एक राष्ट्र की मान्यता नहीं है, तो क्या एक राष्ट्र की मान्यता नहीं हो सकती बच्चों, जैसे कि आपका साझा इतिहास बिल्कुल होता है, भू क्षेत्र भी होता है, ठीक है ना, लेकिन साझे राजनीतिक दर्शन वो नहीं होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर शीशे नहीं खरीदूंगा, जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति की मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। ये कथन किसका है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश मतलब एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है ना। तो क्यों होती है बच्चों, क्योंकि देश क्या करता है, लोगों के बीच समन्वय और विश्वास पैदा करता है। या और इसके साथ साथ संविधान तय करता है समाज में निर्णय कौन लेगा। संविधान लोगों को अधिकार देता है, लोगों को कर्तव्य देता है ना। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के दो विशेष अधिकार बताइए। तो आपको लोगों को दो विशेष अधिकार कौन से बताने थे, जैसे कि वीटो पावर, वीटो पॉकेट और क्षमादान की शक्ति। भारतीय संविधान के दर्शन के बारे क्या है, भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में आप लोगों को उसके अंदर बता देता हूँ। नारीवाद से क्या अभिप्राय है, नारीवाद के बारे में बता देना है कि स्त्री ये क्या करता है, स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार देने की दावेदारी करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। और ये प्रजासत्तात्मकता का क्या करता है, पूरी तरीके से विरोध करता है ना। सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब क्या है, कितने आसान क्वेश्चन है ना बच्चों।
तो सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब इसके अंदर हमें बताना था। सार्वभौमिक नागरिकता में क्या होता है बच्चों की, जिसमें ना कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून और कर्तव्य जब समान रूप से मिलते हैं तो उसे सार्वभौमिक नागरिकता कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को समान कानून और अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के दौर में अब राष्ट्र अधिक प्रासंगिक नहीं रह गया। इस कथन से सहमत क्या है? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा आत्मा या हृदय कहा गया है। क्यों? क्योंकि याद रखना कि हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के द्वारा हम न्यायालय में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो जैसे इसमें हमें रीट बताना है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, अधिकार परीक्षा, तो इस तरीके से बताना है। लोगों को बुनियादी जरूरतें उपलब्ध ना करा पाना भी उनके साथ न्याय ना करने के बराबर है। हाँ बच्चों, बिल्कुल है कि जो लोगों को अगर सरकार क्या करती है, बुनियादी ज़रूरतें जैसे पानी हो गया, है ना? स्वच्छता हो गई, आवास हो गया, जैसी ज़रूरतें अगर पूरी नहीं हो पाती तो कहीं न कहीं ये भेदभाव है, न्याय ना मिलना है ना? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि केंद्र की जो शक्तियाँ होती है, वो कई बार स्थानीय स्तर पर जब बाँट दी जाती हैं तो उसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में आज़ादी के बाद इसको सबसे सफल प्रयास किया गया था कि और इसमें स्थानीय शासन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया गया था। पंचायतों को इसमें क्या किया गया था? मजबूत किया गया था, उसका डेवलपमेंट किया गया था। जैसे 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसका डेवलपमेंट किया गया था। है ना? इसके विकास के बारे में बता देना था। भारत में स्थानीय शासन की कमियों के बारे में बताना, सीमाओं का मतलब क्या था? कमियाँ। जैसे कि कई बार क्या होता है, स्थानीय शासन को धन नहीं मिल पाता है ना? और इसके साथ-साथ उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ नहीं होती हैं, शक्तियों का अभाव होता है। इस तरीके से बता सकते थे। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मानव अधिकारों से अधिक मानव अधिकार पर महत्व दिया जा रहा है। इस कथन से सहमत? तुम मानव अधिकारों के बारे में बता देना था। जैसे कि आप सभी को पता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, है ना? ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना? इन सब अधिकारों के बारे में हमें लिख देना था। नेक्स्ट है, मानव जीवन में अधिकारों के महत्व बारे में बताना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अधिकारों के बिना मनुष्य केवल पशु के समान है ना? अधिकार विहीन समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। अधिकार क्या होते हैं? हर मनुष्य के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। देश के नागरिकों को जागरूक होने पर ही उस देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। हाँ बच्चों, जिस देश में क्या होता है, लोकतंत्र मतलब जो लोग होते हैं जागरूक होते हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, उन्हें अपने कर्तव्य के बारे में पता होता है, उन्हें राजनीति के बारे में पता होता है, तो वो एक अच्छे उम्मीदवार या प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। और ये क्या करता है? एक जागरूक समाज की रचना करता है और लोकतंत्र को क्या बनाता है? सफल बनाता है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें पूछा गया है जनहित याचिका किसे कहते हैं? तो बच्चों देखो, जनहित याचिका क्या होती है? जब पीड़ित व्यक्ति के लिए नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति याचिका दायर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत 1979, वैसे तो इसकी शुरुआत बच्चों हुई थी 1976, लेकिन इसके अंदर गलत दे रखा है, लेकिन फिर भी ये वाला ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा, 1979 में। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन कौन सा है? तो भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, जनहित याचिका के माध्यम से किसके अधिकारों का दायरा बढ़ा है? तो किसके बढ़ा है बच्चों? न्यायपालिका के अधिकारों का दायरा बढ़ा है। नेक्स्ट बच्चों, मैप वाला, मैप आप लोगों का बहुत ज्यादा आसान आया था। मैप आपसे पूछा गया है भारत में अधिकतम सीटें किस राज्य में हैं? तो सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है बच्चों? आप लोगों को पता है राज्यसभा कहाँ है? यूपी में है। वह राज्य जिसका कम जनसंख्या की वजह से राज्यसभा में केवल एक सीट है, तो कौन सा बच्चों? सिक्किम राज्य है वो। वह राज्य जहाँ द्विसदनात्मक विधायिका है, तो द्विसदनात्मक विधायिका बच्चों कहाँ है? तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में है। तो डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है बच्चों? तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य है ना? नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की असमानता को बदला नहीं जा सकता? तो बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि जो प्राकृतिक असमानता है उसे बदला नहीं जा सकता, थोड़ा सा कम किया इसलिए पूरी तरह से बदल नहीं सकते हैं, तो बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामाजिक असमानता किसने जन्म दिया है? तो सामाजिक असमानता को किसने जन्म दिया? तो बच्चों राज्य ने इसको जन्म दिया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामाजिक असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है ना? यानी विशेष अधिकारों को हम समाप्त कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से नेक्स्ट 6 नंबर वाले में देख लो बच्चों, भारत की चुनाव प्रणाली वर्तमान समय में शायद कुछ अनुपयुक्त सी होती जा रही है। आप वर्तमान समय में कौन से चुनावी अवरोध देखते हैं? मतलब इसके अंदर हमें क्या करना है बच्चों? चुनाव आयोग की कमियां लिख देनी है कि धन का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है, आचार संहिता का कठोरता से पालन नहीं होता है, वंशवाद की प्रणाली होती है ना बच्चों?
इस तरीके से बता देना था। नेक्स्ट इसमें था, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है ना? क्यों बच्चों? क्योंकि इसको इससे मतलब इसमें आपको बताना है कि ये विधि क्या है, सरल है। लोग इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं और ये कम समय में हो जाता है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत जैसे देश के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि बच्चों ये काफ़ी कठिन है, लोग इसे आसानी से समझ नहीं सकते हैं और इसमें क्या होता है, ये लंबी विधि है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, खर्च ज़्यादा लगता है ना? तो आप इस तरीके से इसका वर्णन कर सकते थे। नेक्स्ट है बच्चों कि भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा केंद्र सरकार को अधिक सशक्त बनाने के पीछे क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे? तो आप सभी को पता है, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला और विविधता वाला देश है। तो इसलिए हमारे देश में केंद्र का शक्तिशाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? इसीलिए केंद्र सरकार को क्या बनाया गया था? अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। और केंद्र सरकार के जैसे कि आप सभी को पता है, आर्टिकल 2 या 3 में क्या है? राज्यों के नाम को बदलना, सीमाओं को घटाना या बढ़ाना। इसके साथ-साथ आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हो जाती हैं। केंद्र सरकार राज्यपाल की क्या करती है? नियुक्ति करती है। तो इसके पीछे ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। ऐसे भारत में संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान क्यों दिए गए हैं? विशेष प्रावधान केंद्र और राज्य के विवाद के बिंदु क्यों रहते हैं? है ना? तो इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में आप बता सकते थे। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को समाज में असीमित स्वतंत्रता नहीं दी जा चाहिए। स्वतंत्रता और प्रतिबंध के स्रोत बताइए। देखो बच्चों, अगर हम किसी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता दे देंगे, तो वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता, है ना? कहीं न कहीं उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या होगा बच्चों? हानि होगी। इसीलिए क्या होता है, किसी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। स्वतंत्रता के प्रतिबंध क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे कि कानून हो सकता है, संविधान हो सकता है ना? समाज हो सकता है, ठीक है? तो ये सारे क्या है, आप लोगों के स्वतंत्रता के प्रतिबंध के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? इस पर जेएस मिल में अधिक जोर क्यों दिया था? तो देखो, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से समझाना, ये क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाता है। लेकिन अगर आपके अभिव्यक्ति से किसी दूसरे को हानि पहुँचेगी, तो उस स्थिति में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। जैसे कि दीपा मेहता द्वारा क्या किया जाता है, बनारस की मतलब विधवाओं पर फ़िल्म बनाई जा रही थी, लेकिन इससे क्या हुआ, हमारी संस्कृति को कहीं न कहीं क्षति होती, तो इस फ़िल्म पर क्या लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। इस प्रकार से मीन नाथूराम बोलते, रामायण रीटोल्ड, आदि पुरुष जैसे मतलब फ़िल्मों पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मॉडल पर विस्तार, धननिरपेक्ष के भारतीय मॉडल के बारे में बताना है। तो देखो बच्चों, भारतीय मॉडल में क्या होता है कि ज़रूरत पड़ने पर जो राज्य होता है, वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य जो होता है या देश जो होता है, कहीं न कहीं धर्म को देखकर क्या करता है, कानून बनाता है ना? धर्म को देखकर क्या करता है, कानूनों को बनाता है, कौन? देश, ठीक है? और जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, संस्कृति का अधिकार, सभी व्यक्तियों को क्या दिया गया, समान दिया गया है। इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। और धननिरपेक्षता के पश्चिमी देशों की उपज है तथा ये मॉडल भारत जैसे देश के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। मतलब ये यूरोपीय मॉडल के बारे में बताना है। यूरोपीय मॉडल में क्या होता है, धर्म के आधार पे कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। धर्म राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। धर्म के मामले में उसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इस तरीके से 2 मॉडल के बारे में बताना था बच्चों। पेपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा आसान था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।